नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव सिंह। आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर और आज महत्वपूर्ण विषय पे हम बातचीत करने जा रहे हैं कि आखिर वैवाहिक संबंधों में जिस तरह के उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, लगातार जिस न्याय पर लगातार कॉल्स आ रही हैं और कहा जा रहा है कि हम या तो म्यूचुअल डिवोर्स ले रहे हैं या डिवोर्स लेना चाहते हैं, कस्टडी के बारे में हम क्या करें, डिवोर्स कितने दिन में आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या कह रहे हैं। जिस तरह के तमाम प्रश्न आपके भी दिमाग में आते होंगे कि अगर नहीं रह पा रहे हैं और पति पत्नी दोनों में से किसी तरह से तकरार ऐसी बढ़ गई है कि अब घर में रहना संभव नहीं है, तो निश्चित रूप से ये आपके वीडियो आपके काम का होगा। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय मुरारी तिवारी साहब जुड़ गए हैं। मुरारी तिवारी साहब चेयरमैन रहे हैं दिल्ली बार काउंसिल के, सदस्य हैं इस समय दिल्ली बार काउंसिल के, करीब 30 साल का बड़ा अनुभव उनके साथ है और 5000 से ज्यादा मैट्रिमोनियल केसेस कर चुके हैं। यानी कि आप जिनसे बात करने जा रहे हैं और जिनसे समझने जा रहे हैं इस पूरी वैवाहिक जो झगड़े की पूरी प्रक्रिया को, वो अपने आप में एक महारथी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लीगल रिपोर्टर में। मुरारी जी, सबसे पहले तो शुरुआत यही करेंगे। देखिए, बहुत कंफ्यूजन है, अलग अलग तरह के आजकल तो लोग वीडियो भी देखते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशंस भी आती हैं। आपका अनुभव हम शेयर करना चाहेंगे उन दर्शकों के लिए जो आज शादी तो कर लिए लेकिन परेशान हैं, अब क्या करें। तो मेरा सबसे पहले बेसिक सवाल होगा, जो मैं चाहूंगा एक हस्बैंड वाइफ को एक नाम दे दें, मोहन और सीता का नाम दे दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि मोहन और सीता के बीच शादी हो गई है, आज साल भर पीरियड एक निकल गया है और आज ऐसी व्यवस्था आ गई है कि वो साथ में नहीं रह पा रहे। मुरारी सर, क्या होगा, पहली प्रक्रिया क्या शुरू होगी? देखिए, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है आपस में जी, तो दोनों में से एक में एग्रेशन ज़्यादा होता है, एक ग्रीवांसेस ज़्यादा होते हैं, एक को लगता है कि मैं विक्टिम हूँ ज़्यादा, क्योंकि दोनों एक साथ कोर्ट नहीं जाते हैं नॉर्मली जी। उसमें से दोनों में से एक कोशिश करता है कि घर बसा रहे, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति पैदा होती है कि एक को ज़्यादा परेशानी है। तो अगर कोई फीमेल को अगर ऐसा लग रहा है कि जो मेरा हस्बैंड है ये मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है और कोई परेशानी है, तो वो भी डिवोर्स की पिटीशन डाल सकती है। अगर मेल को लग रहा है कि मेरी पत्नी मेरे साथ ठीक से नहीं पेश आ रही है, तो वो भी डिवोर्स की पिटीशन डाल सकती है। तो फर्स्ट स्टेप से हम शुरू कर रहे हैं मोहन सीता से। लीगल नोटिस देने का जो पहला प्रावधान है, उसकी कानूनी सैंक्टिटी क्या है और क्यों जरूरी होता है? लीगल नोटिस की कहीं हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है किसी तरह का मैट्रिमोनियल झगड़ों में। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर दोनों में से एक अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स अपना चाहता है, तो उस केस में नॉर्मली हम लोग लीगल नोटिस दे देते हैं कि अगर पत्नी चाहती है पति के साथ रहना, तो वो अपना इंटेंशन जाहिर कर सकती है थ्रू लीगल नोटिस कि मैं रहना चाहती हूँ और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशंस हैं, जो मैट्रिमोनियल रिलेशंस हैं, ये रिस्टोर हों, कंज्यूमेशन राइट्स हमारे रिस्टोर हों, तो उसके लिए नोटिस दे सकती है। या हस्बैंड भी वाइस वर्सा वो भी दे सकता है कि आप मेरे साथ रहिए और मैं आपको रखना चाहता हूँ। इसके अलावा नोटिस का कहीं कोई प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मोहन सीता का, जैसा उदाहरण लिया, मोहन सीता के बीच एक विवाद पैदा हो गया। म्यूचुअल डिवोर्स यानी कि पहला अगर राउंड में जाएं, दोनों सहमत हैं, तो म्यूचुअल डिवोर्स हो सकता, उसकी क्या प्रक्रिया होगी? म्यूचुअल डिवोर्स तो 90% केसेस में जब तक एक राउंड लिटिगेशन नहीं हो जाता, कहीं वुमन सेल और मेंटेनेंस पिटीशन और डिवोर्स पिटीशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रूरलिटी, एडल्ट्री, और उसके बाद जब काउंसलर्स बीच में जो सेटलमेंट कराते हैं, मीडिएटर होते हैं, उसके बाद ही नॉर्मली सिचुएशन आती है। लेकिन कुछ एक ऐसे समझदार लोग भी हैं जहां उनको लगता है कि हमें लिटिगेशन में नहीं जाना है, तो वो दोनों मिल करके भी कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। दोनों ही पिटिशनर होते हैं उस केस में। एक पिटिशन नंबर 1 हो जाता है, एक पिटिशन नंबर 2 हो जाता है। इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि कौन पिटिशनर पहले बना और सेपरेट वकील करना पड़ेगा या एक ही वकील से काम चल जाता है? 2 वकील भी हो सकते हैं और एक ज्वाइंटली लॉयर भी इंगेज किया जा सकता है जो दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी उसमें सावधानी रखने की बात है कि सेपरेशन का पीरियड उनका मिनिमम 1 ईयर का होना 1 ईयर होना चाहिए मैंडेटरी, और डेट ऑफ जो मैरिज है उसमें भी 1 साल एक्सपायर हो जाना। लेकिन बहुत ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां 2-3 महीने में ही इतने विवाद हो गए और वो म्यूचुअल करना चाहेंगे, तो क्या करें? उस केस में हिंदू मैरिज एक्ट में जी एक सेक्शन है जिसमें कि आप कोर्ट से लीव लेकर के आप पीरियड को एग्जम्प्ट करा सकते हैं। ओके, अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है तो कोर्ट उसको लीव
उनको ग्रांट करते मतलब हैं। अदालत को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पड़ेगा कि हम 1 साल से पहले क्यों आ रहे हैं। हम्म। बट अदरवाइज जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो 1 साल का सेपरेशन होना चाहिए। इसके पीछे इंटेंशन ये था कि अगर कोई प्रेग्नेंट हो गया, कोई उसमें फिर उसकी डिलीवरी वगैरह का, और बच्चा अगर कोई पेट में है, अगर उसकी कंसीव कर लिया लेडी ने, ये सब सेपरेशन। और दूसरा इसका रीज़न ये भी था कि हो सकता है कि वापसी हो जाए, रिलेशन रिस्टोर हो जाए। ये जो पीरियड रखे गए हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, इनके पीछे लेजिस्लेशन का इंटेंशन यही रहा है कि भरसक प्रयास होती है ये दोनों एक साथ रह लें। कितना एक्सपीरियंस आपका कहता है? आपने तो हजारों की संख्या में केस कर लिए। काफ़ी केसेज में लोग वापस भी आ जाते हैं, okay। आपस में रहने भी लगते हैं। और इसको 50-50 हम कह सकते हैं कि 50% केसेज में कई बार लोग वापस आ जाते हैं और साथ में रहने लगते हैं परिवार। ठीक है। फिर भी म्यूचुअल डिवोर्स से हम आगे बढ़ते हैं और मोहन और सीता के मामले में हम देखते हैं कि म्यूचुअल डिवोर्स से बात नहीं बन रही और मुकदमे पे दोनों चले गए हैं। अब सवाल ये सबसे पहला आता है कि कोई भी एक आम लिटिगेंट पूछना चाहता है कि साहब ये टाइम बॉन्ड कितना है, कितना समय लगेगा एक डिवोर्स लेने में, इसका क्या अनुभव है? पहला क्वेश्चन था आपका जो म्यूचुअल कंसेंट वाला, जी, उसमें भी 2 मोशन होता है जी। तो मिला जुला करके आपको करीब 1.5 साल का पीरियड दिखाना पड़ेगा। 6 साल और 6 महीना और लगता है। फर्स्ट मोशन रिकॉर्ड होने के बाद सेकंड मोशन में 6 महीने का एक पीरियड और रखा हुआ है। ठीक है। उसमें भी अगर आप अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्जाम्प्ट करने के लिए एक जजमेंट दे दिया है, जिसमें कि अगर आप चाहते हैं कि हम 6 महीना वेट नहीं करना चाहते, ओके, तो आप कारण दिखा करके कोर्ट से 6 महीने के पीरियड को भी वेव करा सकते हैं। उसमें जो सेकंड मोशन जब रिकॉर्ड होता है वो अलाउ होता है, उसके बाद ही म्यूचुअल कंसेंट का प्रोसेस भी कंप्लीट होता है। तो ठीक वो है। ध्यान रखने और अगर विवाद की स्थिति आ गई है तो वो डिवोर्स कहाँ तक जाएगा और कैसे जाएगा? अब उसमें जो ब्रॉडली जो हिंदू मैरिज एक्ट में जो ग्राउंड्स हैं, अगर एक पार्टी तैयार नहीं होता है, कई केसेज में, मेजोरिटी केसेज में दूसरा पार्टनर तैयार नहीं होता जी, तो उस केस में कुर्वालिटी होती है। सबसे पहला ग्राउंड है कुर्वालिटी। फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। तो 13(1)(a) का जो ग्राउंड है हमारे पास वो कुर्वालिटी का है। उसके बाद एडल्ट्री का भी एक ग्राउंड है। एडल्ट्री में आपने देखा होगा कि क्रिमिनल उसका एंगल सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, बट फॉर द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स के लिए कुर्वालिटी आज भी, एडल्ट्री आज भी वो ग्राउंड है। करेक्ट। एडल्ट्री हो गई तो ब्रॉडली डिवोर्स केसेस में हमारे यहाँ क्रुएलिटी और एडल्ट्री पे ज़्यादा क्रुएल्टी। और जो क्रुएल्टी के लिए सबसे मैं आपको प्रमुख बात बता दूं कि मेरे लगातार जो कॉल्स आ रहे हैं, हस्बैंड भी पहले राउंड में यही पूछता है कि क्या मैं भी क्रुएल्टी के आधार पे जा सकता हूं या केवल क्रुएल्टी महिलाओं पे ही होती है? देखिए, क्रुएलिटी दोनों पे अप्लाई, दोनों एक दूसरे के साथ क्रुएलिटी कर सकते हैं। और फिर एक डिजर्शन का भी एक ग्राउंड है, अगर कोई 2 साल से ज़्यादा अलग रह रहा है तो उसमें भी लगता है, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल केसेज में आता है। एक तीसरी बात एक और नई आई है कुछ सालों से, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ही कई बार उसको हेल्ड कर दिया है कि व्हेन मैरिज इज इर्रिट्रेवेबली ब्रोकन डाउन, जैसे आपको उम्मीद ही नहीं लग रही है, कई साल से आप अलग रह रहे हैं। पुराने सिस्टम में था कि चलाना पड़ता था उसको, लेकिन अब अगर कोर्ट को लगता है कि इनका तो कोई संभावना ही नहीं है वापस रहना, तो इरिट्रेवेबली ब्रोकन डाउन की भी क्रुएलिटी में एक्सप्लेनेशन देकर के आप कह सकते हैं कि हमारा कोई संभव नहीं है। तो वो भी एक ग्राउंड है। और ये जो आपने क्वेश्चन टाइम बाउंड का कहा, तो टाइम बाउंड वास्तव में कोई भी क्लाइंट आता है हमारे यहाँ, आते ही पूछता है कि वकील साहब टाइम कितना लगेगा। तो टाइम फ्रेम नहीं है इसका। अगर आप मेरिट्स पर अगर मुकदमा डाल रहे हैं कोर्ट में, कई बार तो अभी कोर्टों में इतना भीड़ हो गया मैट्रिमोनियल केसेस का कि 6-6 महीने की डेट ही मिलती है। जैसे आपने कोर्ट में पिटीशन डाला, नोटिस इशू हुआ, उसमें 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, कई कोर्टों में तो 7 मंथ, 8 मंथ का नोटिस। तो उसमें आप क्या गारंटी देंगे टाइम का? और जो मैं जो बार काउंसिल ऑफिस में भी मैं वकीलों को भी एडवाइस करता हूँ कि आप गारंटी ना दें जो आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है। आपके हाथ में टाइम पीरियड तो है नहीं, करेक्ट, वो तो जुडिशियल ऑफिसर जो कोर्ट का है उसके ऊपर डिपेंड करता है और सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो डोंट गारंटी फॉर टाइम। उस केस में हमारे यहाँ बार काउंसिल में कई लोगों की कंप्लेंट भी आती है कि वकील साहब ने हमें गारंटी दिया था कि 2 साल में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। जबकि ये बात तो व्यवस्था के ऊपर है, जुडिशियल सिस्टम के ऊपर है, मैनेजमेंट के ऊपर है। करेक्ट।
लेकिन लेकिन time guarantee नहीं हो सकता। जो मुरारी भाई साहब ने महत्वपूर्ण बात कही उसको समझने की आपको भी जरूरत है। विवाद पैदा हुआ और विवाद के बाद भी विवाद पैदा हो रहे हैं। आप रोज एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं अदालत के सामने और फिर अपेक्षा कर रहे हैं कि अदालती प्रोसेस में जल्दी निपट जाएगा, ये संभव नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 चीज, एक जुडिशियल व्यवस्था में अपने आप केसेस का इतना भरमार है, केवल आप ही का केस नहीं है, और भी हजारों केसेस लगे हैं, तो वो टाइम लगता है। लेकिन ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही कि आप जब भी ये पूछेंगे कि साहब टाइम कितना लगेगा, ये बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है, इसलिए वो टाइम फ्रेम बताया नहीं जा सकता। हम लोग इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। क्रूएल्टी को लेके आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हस्बैंड वाइफ दोनों क्रूएल्टी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। मैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का मुझे केस याद आ रहा है, डॉक्टर सुनीता वर्सेस डॉक्टर हरीश वाला। वो बहुत अच्छा केस था जहां क्रूएल्टी को डिफाइन किया था। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट में किया। ये क्रूएल्टी को थोड़ा सा मुझे बताएंगे, ये पारिवारिक स्तर पे ये क्रूएल्टी कोई हस्बैंड कैसे अपने आप को साबित करता है? क्रूएलिटी देखिए, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं जी। अगर कोई इवन मैट्रिमोनियल रिलेशन में जो कंजुगल रिलेशन होता है, अगर कोई कोऑपरेट नहीं करता है दूसरे को, इवन इन द बेड, अगर आप चाहते हैं कि मेरा रिलेशन हो, फिजिकल रिलेशन हो पत्नी के साथ, या पत्नी चाहती है कि पति मेरे साथ रिलेशन करे, तो अगर वहाँ कोई बेड में भी कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो दैट कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज वन काइंड ऑफ क्रूएलिटी। नहीं, सबसे पहले मुरारी साहब, ये क्रूएल्टी को कोई डेफिनेशन तो कोर्ट ने दी नहीं है, वो तो अलग अलग कारक हैं जिनके आधार पर कोर्ट ने कहा है। एग्जैक्टली, क्रूएलिटी को ब्रॉडली ने इसको दो भाग में रखा हुआ है, फिजिकल क्रूएलिटी और मेंटल क्रूएलिटी। क्रूएलिटी में कुछ जरूरी नहीं है कि मार पिटाई का ही होना जरूरी है। आप किसी को टॉन्ट करके और किसी को बदनाम करके और उसको एडल्ट्री का एलिगेशन लगा करके, आप पारिवारिक किसी तरह का कोई गंदा एलिगेशन लगा करके ऊपर, आपने मारा तो नहीं, उसको पिटा भी नहीं, लेकिन आपने इतने गंदे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने दिन भर छीटाकसी कर रहे हैं, चिड़चिड़ेपन से बात कर रहे हैं, वो भी अंडर क्रूएल्टी ही आएगा। तो वो दोनों को एज ए पति पत्नी एक संबंध चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। तो इसको मेंटल क्रूएलिटी में डाल सकते हैं जी। जो टॉन्ट वगैरह करना होता है, घर में ऐसी स्थिति पैदा हो गई जो अब रहना ही संभव नहीं है, तो इसलिए क्रूएलिटी का जो दायरा है, स्कोप है, बहुत ही बड़ा है। तो उसमें अब घटना किसके साथ कैसी घट रही है, मतलब वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, केस वाइज केस वाइज, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है कि क्रूएल्टी को कहीं कोई डिफाइन कर दिया, वो हर परिस्थिति को देख के ही क्रूएल्टी डिसाइड होगी। टेस्ट उसमें यही है कि वो क्रूएलिटी इस आटमोस्ट क्रूएलिटी हो गई कि जहां हम दोनों का एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है, और आपने कंडोन भी अगर कर दिया, अगर आपके साथ कोई क्रूएलिटी हुई और पहले आपने माफ कर दिया, उसके बाद फिर कहेंगे मेरे को डिवोर्स चाहिए, इन केस यू हैव कंडोन द क्रूएलिटी, देन इन दैट केस आपको तलाक नहीं मिलेगा। आपको क्रूएलिटी आपने माफ ही कर दी, अगर आपको मजबूरी हुई और आपने माफ कर दी, फिर बाद में अगर आप जाएं कि जी मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, वो बात बनेगी नहीं। और कोर्ट ने भी कहा है क्रूएलिटी कंडोन नहीं होनी जी, और कोर्ट ने भी कहा हल्की फुल्की जो दिन भर की बातें हैं, लड़ाई झगड़े हैं कि खाने में नमक कम है, ये क्रूएल्टी के दायरे में नहीं आता। पहले आप समझ लीजिए, विवाद हो सकते हैं लेकिन क्रूएल्टी के दायरे, यानी कि कोर्ट को सेटिस्फाई करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कहानी एक बनाएंगे, कोर्ट के सामने ले जाएंगे, लेकिन कोर्ट में साबित करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रूएल्टी, अगर वाइफ ने हस्बैंड पे मुकदमा कर दिया और झूठा मुकदमा निकल जाता है, बहुत बार ऐसा देखा है कि 498 में फंसा दिया जाता है, क्या उस मुकदमे के खारिज होने के बाद हस्बैंड दावा कर सकता है कि क्रूएल्टी है ये? देखिए, दोनों ही केस में जी, आप जैसे कोई क्रूएलिटी, कोई मुकदमा डिसमिस होता है, करेक्ट, तो जिसके खिलाफ मुकदमा डाला होता है वो हमेशा अपने डैमेजेस का डाल सकता है जी। सिविल में भी अरेंजमेंट है और क्रिमिनल साइड भी अरेंजमेंट है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ इंडिया में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है 32 ईयर्स में, कि 90% जिन लोगों का मुकदमा खत्म हो जाता है वो दोबारा घूम के नहीं देखते हैं। हाँ, ये तुम आपका क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन है कि अगर वाइफ ने क्रूएलिटी पर मुकदमा डाला और उसका डिसमिस हो गया, तो हस्बैंड क्या उसको उस मुकदमे के फाइलिंग को क्रूएलिटी बना के ग्राउंड बना सकता है? ये कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन अब कुछ केसेज में ऐसा देखने को मिला है कि जहां वाइफ ने 406, 498A लगा दिया, करेक्ट, पूरा परिवार अंदर चला गया, उसके बाद कई लिटिगेशन डाल दिए,
तो ये सब जो सिचुएशन है, मैंने आपको बताया कि जो टेस्ट है क्रूएलिटी का, दैट शुड बी द अटमोस्ट। अटमोस्ट का मतलब हो गया कि अब पार हो गया सिचुएशन। और ये क्रूएलिटी भी हर एक फैमिली के जो परिवार है उनके अलग अलग है। कहीं जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए एक छोटी सी गाली भी क्रूएलिटी बहुत बड़ी है। करेक्ट। और जहाँ परिवार बहुत पढ़ा लिखा नहीं है और उनके लिए मार पिटाई रोज का रूटीन है और बैकग्राउंड जिस हिसाब से है, वो रहते कहाँ हैं, और उनके लिए तो ये बहुत छोटी चीज़ है। तो क्रूएलिटी का इसलिए मैंने आपको बताया कि जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कोर्ट एज ए होल देखती है, ये आदमी कितने पढ़े लिखे हैं दोनों पार्टनर, और क्या व्यवस्था, मतलब कोर्ट का बड़ा रोल होता है, जज साहब का बड़ा रोल होता है। वो देखेंगे कि क्या क्रूएलिटी के जो कंटेंट आपने कारक दिए हैं वो सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बाद ही वो अपना निर्णय लेंगे। हम थोड़ा सा क्रूएलिटी से बढ़ के सर एक इम्पॉर्टेंट विषय है मेंटेनेंस। महिलाओं के लिए एक बड़ा इशू रहता है, क्योंकि हस्बैंड काम कर रहा है और महिला घर पे है। मेंटेनेंस को लेकर ओवरऑल आपका क्या परसेप्शन है, और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फिलहाल क्या जजमेंट? मेंटेनेंस का तो बहुत ही क्लियर इसका लॉ सेटल्ड है जी, कि अगर हस्बैंड कैपेबल है देने के लिए मेंटेनेंस तो वाइफ को देना ही पड़ेगा। ठीक है। और वाइफ भी अगर कैपेबल है, अब एक पूरे हमारे जो मेंटेनेंस का लॉ में, मेंटेनेंस का लॉ 2-3 एक्ट से गवर्न होता है। एक तो सीआरपीसी में सेक्शन 125 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में है, हिंदू मैरिज एक्ट में है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में है, 4-5 एक्ट हैं। करेक्ट। तो उसमें एक ऐसा एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट का कि अगर कोई लिटिगेशन दोनों पति पत्नी में पेंडिंग है और पति कैपेबल नहीं और पत्नी बहुत कैपेबल है, तो उस केस में ये प्रोविजन है कि आइदर स्पाउस कैन आस्क फॉर द मेंटेनेंस। करेक्ट। तो इसमें पत्नियों को भी तैयार रहना पड़ता है कि अगर पति कुछ काम नहीं कर रहा और उधर से पत्नी सैलराइड है और हिंदू मैरिज एक्ट में कोई पिटीशन पेंडिंग है, तो हस्बैंड भी सेक्शन 24 की एप्लीकेशन पत्नी के खिलाफ लगा सकता है। यही एक अकेला एक्ट है जहाँ पर हस्बैंड को मेंटेनेंस के लिए थोड़ी सी एंटाइटलमेंट है, लेकिन पत्नी को तो करीब करीब सारे एक्ट में उसको पूरा अधिकार है कि हस्बैंड के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको रहने का पूरा अधिकार है। करेक्ट। अगर पत्नी काम भी कर रही है और उसकी सैलरी बहुत मीगर अमाउंट है, थोड़ा अमाउंट है, अगर पति बहुत हायर अमाउंट में ले रहा है सैलरी, तो कोर्ट उस केस में भी कंपनसेट करती है वाइफ को, बिकॉज शी इज आल्सो इक्वली इंटाइटल्ड टू स्टे एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द हस्बैंड। करेक्ट। तो ये लॉ बड़ा क्लियर है। और इवन कि अगर मेरिट पर अगर कहीं कोई डिवोर्सी भी हो गई तो भी मेंटेनेंस से जान नहीं छूटती है, मेंटेनेंस देना पड़ता है पत्नी। ठीक है। और ये प्रोपोर्शन कैसे डिसाइड होता है, ये थोड़ा सा आप बताएंगे? क्या इसका कोई पर्टिकुलर नियम है या ये भी कोर्ट का पूरी तरह से प्रेरोगेटिव है? प्रोपोर्शन जैसे दो ही पति पत्नी है, पत्नी वो डिपेंडेंसी देखी जाती है। करेक्ट। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं। अगर केवल पत्नी है, अगर हस्बैंड की सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000 है, करेक्ट, तो नॉर्मली सी इज एंटाइटल्ड फॉर 25,000 30,000। और ऊपर से डिपेंड करता है कि हस्बैंड की रिक्वायरमेंट कितनी है, क्या वो किसी के रेंटेड एकोमोडेशन में है या अपने एकोमोडेशन में है। अगर जो उसके खर्चे हैं हस्बैंड के वो भी कोर्ट ध्यान में रखती है, डिडक्ट करने के बाद जो पैसा बचता है उसको रीजनेबली बांटती है आपस में। और ये दोनों को अधिकार डिफर करता है, केस टू केस, और दोनों को ही अधिकार होगा, चाहे निचली अदालत यानी फैमिली कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दे दिया तो हस्बैंड भी जा सकता है और लड़की भी जा सकती है, दोनों का अधिकार बनता है। एग्जैक्टली दोनों एक ऑर्डर के खिलाफ भी अपील कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात मेंटेनेंस में ये देखी जाती है कि बच्चे अगर हैं तो बच्चों की डिपेंडेंसी देखी जाती है, बच्चा किसके पास है। सपोज वाइफ ने छोड़ दिया पति को और 2 बच्चे हैं, दोनों पति के पास ही रह गए, तो प्रोपोर्शनेटली ऐसे ही 4 लोग जैसे हो गए टोटल, तो चारों का खर्चा देख करके कोर्ट डिसाइड करती है। तो कोर्ट इसमें जो अब तो लॉ बड़ा सेटल्ड हो गया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कुसुम शर्मा में और 2-3 और जजमेंट्स आ गई हैं जिसमें उन्होंने एक प्रॉपर एफिडेविट का इनकम का परफॉर्मा बना दिया है दोनों पार्टी से। बड़े इनिशियल स्टेज में जैसे ही मुकदमा शुरुआत होती है उसकी उसी वक्त ले ली जाती है, जिसे
कि वो जल्दी से जल्दी मेंटेनेंस का पिटिशन डिसाइड हो। मुरारी सर, एक बड़ी समस्या आ रही है जो अक्सर मुझे लोगों की कॉल आती है कि हस्बैंड है वो प्राइवेट कंपनी में, अब लड़की शादी करके दिल्ली रह रही है, हस्बैंड तो रह रहा है पुणे में, और उसने यहाँ एफिडेविट फाइल कर दिया है कि साहब मैं तो कुछ कमाता ही नहीं हूँ। अब वो बेचारी कहाँ से वो एक्सेस कहाँ से करे कि हाँ ये 60,000 कमा रहा है, ये 70,000 कमा रहा है। सरकारी नौकरी के मामले में तो वो ले आते हैं, लेकिन प्राइवेट में ये दिक्कत आती है। देखिए, ये बड़ा मुझे क्वेश्चन आ रहा है जनरल। एविडेंस और जहाँ पर हस्बैंड कंसील कर रहा है वहाँ एविडेंस तो हमें इकट्ठा करना पड़ता है। वहाँ जा करके आरटीआई में लगाएं या जो भी किसी तरह से इंफॉर्मेशन गैदर खुद करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात अब ये हो गई है कि कोर्ट जिस वक्त पिटिशन फाइल होती है उस वक्त इनकम एफिडेविट में स्टेटमेंट ऑफ बैंक का जो मांगती है 3 साल तक का। करेक्ट। 3 साल का इसलिए मांगा जाता है कि आपका एवरेज का पता लग जाए। अगर आज झगड़ा हुआ है तो आप 3 साल पहले अगर आप कमा रहे थे 25 लाख और आज कहेंगे मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ, तो कोर्ट उससे प्रिजम्पशन करके चलती है कि जब आप एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, आपके बैंक अकाउंट से पता लग जाता है, ठीक है, आपके पैन नंबर से पता लग जाता है, इनकम टैक्स डिटेल से पता लगता है। तो कोर्ट की तरफ से तो कोशिश हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ एविडेंसेस पार्टीज को भी कलेक्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, ससुर और सास मतलब खाते पीते हैं लेकिन हस्बैंड काम नहीं कर रहा है, क्या ससुर और सास से मेंटेनेंस लिया जा सकता है? नहीं, देखिए, जब तक हस्बैंड जिंदा है तब तक ससुर का नंबर नहीं आता। ओके। जैसे ही हस्बैंड चाहे वो कर रहा हो या ना कर रहा हो, दोनों ही स्थिति में, दोनों स्थिति में। ओके। फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस। करेक्ट। लेकिन द मोमेंट हस्बैंड एक्सपायर्स, जो विडो डॉटर इन लॉ बचती है पीछे, विधवा हो गई और ससुर कैपेबल है और जो उसके हस्बैंड की भी प्रॉपर्टी है, हिस्सा है उस प्रॉपर्टियों में, तो वहाँ पर जो विडो डॉटर इन लॉ है वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में अपने ससुर से भी मेंटेनेंस मांग सकती है। करेक्ट। लेकिन जब तक हस्बैंड जिंदा है, कोर्ट 99% केसेज में ये मान के चलती है कि हस्बैंड की ये मोरल लीगल ड्यूटी है कमाए, और जिस केस में कोई एविडेंस नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता, तो कई बार कोर्ट उसको मिनिमम वेजेज एक्ट के हिसाब से भी ये मान के चलती है कि इतना मिनिमम आपकी तो इनकम होनी ही चाहिए। ठीक है। नहीं होती है तो फिर उसके लिए जेल का रास्ता भी दिखता है। करेक्ट। एक इंटरिम मेंटेनेंस को लेकर और मेंटेनेंस को लेकर का कोई समय अवधि तय की गई है, या ये उसी तरह है कि फिर मामले लगे हैं तो जब आएगा? अवधि तो जो भी स्पेशल स्टैट्यूट्स हैं सब में कुछ ना कुछ अवधि है, लेकिन जैसे ऑर्डर 39(1) and 2 6 महीने में डिस्पोजल हो जानी चाहिए और पता लगता है कि 6 महीने की तारीख ही पड़ी, तो ये स्टैट्यूट में सब स्पेशल स्टैट्यूट में टाइम है, लेकिन वो कंप्लायंस नहीं हो पाता है। क्योंकि प्रैक्टिकलिटी इतनी में वो कंप्लायंस नहीं हो पाता, इतने मामले हैं, मुकदमे हैं, डेट्स हैं। करेक्ट। लेकिन नंबर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स जैसे सब बढ़ रहे हैं जी, थोड़ा सिस्टम पहले से एक्सपेडिशियस हुआ है। करेक्ट। कस्टडी को लेके सर बात कर लें, कस्टडी का मोटा थोड़ा सा रूल बता देंगे बच्चों की कस्टडी को लेके? कस्टडी में तो बेसिकली गार्जियनशिप एंड वर्ड्स एक्ट बना हुआ है जिसमें वो डील करता है बच्चों की कस्टडी का, और बच्चों जब तक मेजर नहीं हो जाते माँ बाप दोनों ही टाइटल है उनसे मिलने के लिए, देखने के लिए, कस्टडी के लिए। उसमें सबसे जो टेस्ट है, जैसे हर एक चीज़ में एक टेस्ट है, जैसे आपको क्रुएलिटी में मैंने बताया कि ऑटोमोस्ट क्रुएलिटी होनी चाहिए, तो जो बच्चों की कस्टडी है उसमें बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड, बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड देखी जाती है, करेक्ट, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, वो किसके पास है, और दोनों पार्टी की सिचुएशन को देख करके ही पता लगाया जा सकता है कि बच्चे का भविष्य इन दोनों में से किसके पास बेहतर रह सकता है, बेहतर रहेगा। करेक्ट। अगर मदर ही है और बच्चा है छोटा, और मदर पता लगा कि कहीं लिविंग रिलेशनशिप में किसी के साथ रह रही है और फादर वहाँ तड़प रहा है, बच्चे का स्टडी पिटीशन लगाया, तो उस केस में फादर भी इंटाइटल होता है। मिलने का तो अधिकार दोनों को ही है, किसी के पास भी बच्चा रहेगा वहाँ, लेकिन कोर्ट नॉर्मली मीटिंग राइट्स दोनों को अलाउ करती है। और ये कस्टडी किसके पास रहेगी, इसमें बच्चे का वेलफेयर बेटरमेंट देखा जाता है, और उसमें अगर आप कस्टडी मांग रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये प्रूव करना होता है कि दैट आई एम कैपेबल ऑफ होल्डिंग द चाइल्ड।
ठीक है, कस्टडी में कैपेबल के लिए आपको दिखाना होगा कि मैं टाइम दे पाऊंगा बच्चे को, ठीक है, मैं ही बच्चे का बेटरमेंट का ध्यान रख सकता हूँ, रख सकती हूँ या रख सकता हूँ, वो मैं हर तरह से सक्षम हूँ, ये दिखाना बड़ा जरूरी है। तो मोहन सीता के उदाहरण से अगर हम चलें तो 2 बच्चे हैं और दोनों में इस तरह के संबंध हो गए हैं कि अब डिवोर्स के बिना काम नहीं चले। पहले क्या फाइल करना होगा? कस्टडी के लिए हस्बैंड को या वाइफ को फाइल करना पड़ेगा या पहले डिवोर्स फाइल करेंगे? देखिए, उसमें कस्टडी में तो जब अगर कहीं कोई बच्चे से मिलने नहीं देगा तब आता है कस्टडी का नाम। करेक्ट। पति पत्नी में झगड़ा होता है तो वो कस्टडी की बात नहीं करते, सबसे पहले तो वो अपना डिवोर्स की बात करेंगे, वुमन सेल में कंप्लेन और डिवोर्स और मेंटेनेंस की बात करते हैं। अगर पत्नी को ये खतरा होता है कि मेरा पति बच्चे को लेके जा सकता, भी जैसे पीछे आपने एक NRI केस में देखा था कि वो नेपाल लेके चला गया था बच्चा, तो उस केस में आप इंजंक्शन डाल सकते हैं कि मेरे पति ना ले जाए उठा करके, या पति को लगने लगता है कि मेरे बच्चों से वाइफ मिलने नहीं देगी, तो उस केस में हस्बैंड कस्टडी पिटीशन कोर्ट में डालता है, साथ में इंटरिम एप्लीकेशन लगाता है। इन द मीन टाइम जब तक मेरी कस्टडी पिटीशन डिसाइड नहीं होती तब तक बच्चों से मिलने का अधिकार मिलना चाहिए मुझे। करेक्ट। तो इस तरह से नॉर्मली देखा जाता है, बट टेस्ट इसमें यही होता है कि दोनों पति पत्नी में से किसके पास बच्चे का वेलफेयर है, भविष्य उसका किसके पास ज्यादा सुरक्षित रहेगा। बच्चा जैसे थोड़ा सा भी ग्रोन अप होता है तो कोर्ट भी टाइम टू टाइम उससे इंटरेक्ट करती है, पूछती है कि बेटा आपको मम्मी के पास रहना है या पापा के पास रहना है। करेक्ट। फीमेल बच्चों में कोशिश रहती है कोर्ट की कि वो माँ के साथ ज़्यादा रहे, और लेकिन उसके बावजूद वो बैकग्राउंड जरूर देखते हैं कि मदर किस कंडीशन में रह रही है, कैसे पालोगी, कैसे पढ़ाओगी, कैसे, करेक्ट, वगैरह सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और उसका वहाँ घर का एटमॉस्फेयर क्या है, कैसी हालत में रह रही है, ये सारी बातें कोर्ट में बड़ी डिटेल में देखी जाती है। ठीक है। मुरारी सर, मुझे जो कि आप चेयरमैन दिल्ली बार काउंसिल हैं, मुझे ये एक क्वायरी है जो आई है एडवोकेट्स की तरफ से आई है। हस्बैंड वाइफ का बीच झगड़ा हुआ और उसने त्रिपुरारी तिवारी साहब को अपना वकील, जैसा कि उदाहरण में हमने मोहन सीता का लिया, मुरारी तिवारी साहब बैठते हैं बिना किसी लिटिगेशन के और दोनों पति पत्नी को बैठा के समझा के एक समझौता पत्र बनाते हैं। क्या ये कोर्ट में एडमिसिबल होगा? जो दोनों का समझौता पत्र होता है जी, वो दोनों पार्टियों के बीच में साइन होता है। करेक्ट। दैट बिकम्स एन एग्रीमेंट। करेक्ट। वो एक लीगल एग्रीमेंट है जी, वो हमेशा कोर्ट में मान्य है। दोनों पार्टियों ने साइन किया है। ठीक है। और वो दोनों पार्टियों ने साइन किया है, उसमें जो विटनेस होता मतलब ये प्राइवेट काउंसिल मेडिएटर का काम कर सकता है, आराम से कोई भी कर सकता है। ऑर्डिनरी एडवोकेट ही नहीं, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति बैठ के बात करा देता है जी। और जब भी हम लोग ये म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन डालते हैं तो उसमें लिखते हैं कि विद इंटरवेंशन ऑफ फैमिली फ्रेंड्स और करेक्ट रिलेटिव्स, और इवन वी कैन नेम कि किसके आदमी के इंटरवेंशन से हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। तो उस केस में आप वो जो MOU तैयार होता है, दैट MOU बिकम्स ए पार्ट ऑफ द पिटीशन। जो फॉर्मल कोर्ट में पिटीशन जाती है जी, उसमें वो एक एनेक्चर के तौर पे लगाया जाता है, जो कोर्ट में उसको एग्जिबिट भी कराते हैं हम लोग। एग्जिबिट का मतलब कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड एडमिसिबल है वो जी, और उसमें जो कंटेंट्स लिखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, उन्हीं के आधार पर कोर्ट डिक्री भी पास करती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने बहुत से हजारों प्रश्न हैं, इसलिए मुरारी साहब किसका जवाब देंगे, लेकिन हमने ओवरऑल एक आउटकम लिया। मुरारी साहब, बिल्कुल अंतिम में, चूंकि आपका तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस मैट्रिमोनियल्स करने का रहा है, अंत में ये मुझे थोड़ा सा, मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से एक 1.5-2 मिनट का जो भी आप व्हाट्सएवर बोलना चाहें इस पूरे कानून को लेकर, और क्या आपको लगता है जो डिलेड है, सबसे पहला डिले का लोगों का दिमाग में रहता है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं? देखिए, जो सबसे पहले तो एक आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, ईगो कम से कम, तो बेहतर आइडियल कंडीशन है, ईगो कम से कम हो जी। और जो दोनों ने वर्किंग शुरू कर दिया है उससे भी झगड़ों का कारण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले फीमेल जो पार्टनर होती थी उनको लगता था कि हमें हमेशा डिपेंडेंट रहना है हस्बैंड के ऊपर, तो वो बहुत सारी बातों को टॉलरेट करती थी, बियर करती थी किसी तरह से। लेकिन अब वो टॉलरेंस 0 हो गया, क्योंकि वो खुद भी कमाती है, कैपेबल है, क्षमता है उसकी। दोनों तरफ से टॉलरेंस
हाँ, दोनों ही तरफ से मीन्स कि वो रिएक्शन होता है तो उसका जवाब मिलने लगता है। लेकिन हमें इसमें कोशिश करना चाहिए कि आपस में बातचीत हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और म्यूचुअल कंसेंट से सेपरेट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं होता तो अगर कोर्ट में भी जाते हैं तो कोर्ट में भी अब कोर्ट्स की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से, प्लस गवर्नमेंट की तरफ से भी हर जगह काउंसलर्स अपॉइंट हो गए हैं। वो भी काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं। इवन कि लिटिगेशन से पहले भी आप प्री लिटिगेशन काउंसलिंग के लिए भी आप जा सकते हैं। हाई कोर्ट में भी व्यवस्था है और नीचे भी काउंसलर्स अपॉइंट हो गए हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि हमें मेजर लिटिगेशन में जाने से पहले आपस में बात करके और डिजॉल्व कर लें मैरिज, या एक साथ रहना है तो एक साथ रहें, ज़्यादा बेहतर है। तो ज़्यादा मैं तो सबसे एक प्रार्थना करूंगा कि भैया आपस में आप झगड़ा ना करें और एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करके आगे चलते हैं। जी, जिससे कि कम से कम आप अपना तो समय जाहिर करेंगे ही, अदालतों का भी करेंगे, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जहां रहना संभव नहीं है। निश्चित रूप से जैसा कि आपने बताया, तमाम कानून है, स्पष्ट कानून है, समय अवधि भी है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल, जैसा कि मुरारी भाई साहब कह रहे हैं कि मुकदमों का बोझ ज्यादा है या लगातार विवाद बढ़ते जा रहे हैं, तो उनका कोई समय सीमाएं तय नहीं हो सकती। इस वीडियो के नीचे लगातार आपको फोन नंबर, ईमेल दिया जा रहा है। फिर भी मुरारी तिवारी साहब से आप कोई बात, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, इस नंबर पे हमको जरूर संपर्क करें और सीधे तौर पर अपने प्रश्नों को ला के हमें दें। मुरारी तिवारी जी जो लगातार मैट्रिमोनियल के बड़े मामले कर रहे हैं, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।